Hello everyone, very good evening. My name is Shubham Singh Hania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So welcome back to another session and today we are going to discuss something very interesting. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूजीसी नेट पेपर 1 विच इज टीचिंग एप्टीट्यूड. सो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और एक टॉपिक आता है विच इज फिलॉसफीज ऑफ टीचिंग. टीचिंग की क्या फिलॉसफीज हैं, बिकॉज जब आप पढ़ना शुरू करते हैं या फिर जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी फिलॉसफीज का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हो सकता है किसी को डेटा इंटरप्रिटेशन पसंद हो सकता है किसी को रिसर्च एप्टीट्यूड पसंद हो. सो बहुत सारी फिलॉसफीज दी गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग बट आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स. सो आज हम उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सबसे पहली फिलॉसफी जो हम पढ़ने वाले हैं वेरी बेसिक, और मैंने कोशिश करी है कि कंसेप्ट समझाने के साथ साथ आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं, जहां पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यूजीसी नेट से रिलेटेड देने वाला हूं. ठीक है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. तो पहला जो फिलॉसफी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म गिवन बाय जीन पिगेट. ठीक है, अब देखो मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ लिटरेचर रिलेटेड सब्जेक्ट. ठीक है, थ्योरी समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एग्जांपल क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर एग्जांपल पे भी सवाल पूछे जाएं तो भी आप आंसर कर पाओ और अगर कंसेप्ट पे सवाल पूछे जाएं तो आप तब भी आंसर बता पाओ. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की. यहां पे ना मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं. जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखें कि अगर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का बेस आपको समझ में आ गया या उस टर्मिनोलॉजी से ही अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो 50% ऑफ काम तो वहीं हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टिविज्म. और ये वर्ड किससे डिराइव हुआ है? कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ भी बनाना. कभी आपने घर बनते हुए देखा है? घर बनते हुए सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उसकी बेस मजबूत की जाती है. बेस मजबूत करने का क्या मतलब है कि जो फ्लोरिंग है या जो ग्राउंड है, जो लैंड है, बेसिकली उस पे कोशिश की जाती है कि उस पे कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि अगर वो वीक रह गया, ठीक है, तो ऊपर आप कितनी भी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करें, कितने भी फ्लोर बनाने की कोशिश करें, वो घर कभी भी ढह सकता है, वो कभी भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है. सो कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है कि जब हम कोई चीज समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. बेस से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी इज ऑल अबाउट. ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपके रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका कॉल मुझे आता है, जो मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स से डर लगता है, हमें डेटा इंटरप्रिटेशन से डर लगता है. अगर आप थोड़ी देर बैठ के इस बारे में सोचो ना कि आपको क्यों डर लगता है या क्या रीजन है जिसकी वजह से आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को टैकल कर पाते हो बट मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन को टैकल नहीं कर पाते. ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जब आपको उसके बेसिक्स पढ़ाए जा रहे थे ना, या तो आपको उसके बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाए गए. देखो, हर बार गलती जो होती है वो स्टूडेंट की नहीं होती है. कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अगर बेस आपको नहीं भी जरूरत है तो भी आप उसको कवर अप कर लेते हो. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स में अच्छे होते हैं, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो क्या कहते हैं कि सर बेसिक्स हमें अच्छे से पढ़ाए नहीं गए, प्रॉब्लम अच्छे से स्कूल गए नहीं, या हमारे ऊपर बचपन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, हमें स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं मिले, बट जैसे ही हम कॉमर्स फील्ड में आए, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस एकदम से अच्छी हो गई. क्यों? क्योंकि उस समय आप खुद सीरियस हो चुके थे. आपके पेरेंट्स को आपको पकड़ के पढ़ाना नहीं पड़ता था, आप खुद सीरियस हो चुके थे, खुद समझदार हो चुके थे. पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी थी, बट एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था, यू आर एबल टू मेक द डिस्टिंक्शन कि सही से पढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड अपॉन, कि अगर आपका बेस ठीक है, you will be able to build difficult concepts over and over the same. ठीक है, learners develop knowledge by building upon the foundation, जिससे मैंने आपको बताया. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अब आपको रुकना तो है नहीं भाई, आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो, लेक्चरर बनने वाले हो, उसमें कांस्टेंट आपको लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, कांस्टेंट सीखना पड़ेगा. तो ये क्या बोलना चाहता है? यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली एंगेज इन लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतने सालों से नेट पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अपनी खुद की नॉलेज को अपडेट नहीं करूंगा, खुद रिसर्च नहीं करूंगा, खुद नई नई चीजें सीखूंगा नहीं, तो कुछ समय बाद आपको क्या लगेगा कि सर अरे आप तो जो पढ़ा रहे हैं 6 साल पहले भी वही पढ़ा रहे थे, ये तो पुराने कंसेप्ट हो गए, अब तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंस्ट्रक्टिविज्म का बेस क्या है कि पहले बेस क्लियर करिए एंड देन आप और लर्निंग करते जाइए और नई नई चीजें सीखते जाइए. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, एंड लास्ट एलिमेंट इज रिफ्लेक्ट अपॉन लर्निंग. भाई अगर मैं रिसर्च करता हूं, आपको कहता रहता हूं कि भाई मैं रिसर्च करता हूं बट मेरे पेपर्स पब्लिश नहीं होंगे, तो कुछ दिन बाद आप क्या कहोगे कि सर आप कहते तो कि आप रिसर्च करते हो बट आपके पेपर्स तो पब्लिश नहीं होते.
ठीक है। सो वो रिफ्लेक्ट अपॉन भी होना चाहिए बिहेवियर में भी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ योर डिलीवरी ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस हैं। एग्जाम्पल मैंने एक मैथमेटिक्स का और ले रखा है जो मैंने अभी आपको दिया कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको डीआई नहीं आ रही, अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आ रहा, उसका सिंपल रीजन यही है कि आपके बेसिक्स ठीक नहीं है। जाइए एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, 6th 7th 8th की बेसिक्स क्लियर करिए, उसके बाद सवाल लगाइए और आप देखिएगा कि चुटकियों में सवाल हो जाए, ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी। द सेकंड इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म was given by Petrarch, again philosopher, a wonderful philosopher, ठीक है। अब ह्यूमनिज्म के अंदर से हम एक वर्ड निकाल लेते हैं जिसे हम कह देते हैं ह्यूमन, ठीक है। हम यहां पे कह देते हैं कि भाई ह्यूमन। अब क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन इन यूनिवर्स, तो आप ये मान के चलो कि जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे ना, तो उनके नीड्स एंड एस्पिरेशंस बहुत अलग होंगे। कई बार मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि सर हम नेट क्वालिफाई करें और आईएम जाके पढ़ाने लग जाए या आईआईटी जाके पढ़ाने लग जाए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें लाइफ में चिल करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें एम्बिशियस नहीं होना, बहुत ज्यादा टॉप कॉलेजेस में नहीं पढ़ाना है, हमें सर पढ़ाना है किसी लोकल कॉलेज में जो हमें मिल जाए ताकि हम अपने लाइफ भी स्पेंड कर सकें, अपने फैमिली को भी टाइम दे सकें और ठीक ठाक पैसे भी कमा पाए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट व्हाट वी आर रियलाइजिंग हियर इज कि ह्यूमनिज्म फिलॉसफी जो है वो बात करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। उस स्टूडेंट की क्या नीड है। भाई देखो, एक स्टूडेंट है जिसका फोकस है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करता हूं, ठीक है, या फिर एक स्टूडेंट है जिसका फोकस है कि नेट क्वालिफाई कर जाऊं। अब मैं उसको कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करूं, कितना भी पुश करने की कोशिश करूं, अगर उसको पढ़ने का नहीं मन है ना, तो वो नहीं पढ़ेगा। हमारे एक सर थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, स्कूल टाइम पे, वो एक बड़ी अच्छी चीज कहते थे जो मुझे आज तक याद है। कभी आपने गीली लकड़ी देखी है? गीली लकड़ी में कभी आग लगा के देखिएगा, उसमें कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी माचिस की तीली खराब कर लो, उसमें कभी आग नहीं लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी गीली है, या इतनी कह सकते हैं इतनी कठोर हो चुकी है, इतनी एडमेंट हो चुकी है कि उसमें आग नहीं लग सकती, ठीक है, उसमें एनर्जी ही नहीं है, फायर ही नहीं है कि उसमें आग लगाई जा सके। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन नीड्स के बारे में बात करें, अगर आपकी नीड है कि भाई मैंने एग्जाम पास करना ही नहीं है, तो मैं कितने भी डिटेल में जाके कंसेप्ट पढ़ा लूं, कितने भी सेशंस ले लूं, आप सेशन अटेंड ही नहीं करोगे, और अगर अटेंड भी करोगे तो बेमन से करोगे, ठीक है। तो यहां पे फिर फिलॉसफी क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहती है कि जिस तरीके का एनवायरमेंट स्टूडेंट चाहता है, अब ये तो मैंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया आपको, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो हो सकता है स्लो लर्नर्स हो, ठीक है, स्लो लर्नर्स हो, धीरे धीरे चीजें लर्न करते हो, या फिर उनकी जो नीड्स हो दे माइट बी डिफरेंट। तो हमें उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि वो नेचुरली ग्रो कर सकें, ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकें। सो दैट इज गोइंग टू बी द बेसिक एम टू एस्टैब्लिश अ सेफ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स एंड ओपनली वैलिडेट स्टूडेंट्स फीलिंग एज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब उनको अपनी स्पीड से ग्रो करने देना है, ठीक है, उनको अपनी नीड के हिसाब से ग्रो करने देना। अगर उनकी नीड है उसके हिसाब से मैं मोटिवेट जरूर करूंगा, ठीक है, बट हमें उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देना होगा जहां पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। हो सकता है कि उसके पीछे कुछ रैशनल हो सकता है क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो आर्टिस्ट बनना चाहता हो, पेंटिंग करना चाहता हो, ठीक है, तो इसीलिए हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ह्यूमनिस्टिक एनवायरनमेंट। ह्यूमनिस्टिक एनवायरनमेंट मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। और लास्ट एक एलिमेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट अंडर सेल्फ डायरेक्शन, जहां पे उनको थोड़ा गाइडेंस दे दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई देखो अब आप समझदार हो गए हो, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ ह्यूमनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द थर्ड वन है द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, आई वुड से, आपने इसके बारे में सुना भी जरूर होगा अगर आप फिलोसफी थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, द कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म बाय प्लेटो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और आइडियलिज्म वर्ड से एक टर्म मैं निकाल के दे देता हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं आपको कीवर्ड देता जा रहा हूं, दैट इज आइडियाज। तो प्लेटो साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि लाइफ में जो भी कुछ होता है, जो भी आप डिसीजंस लेते हो, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में हैं। आपके दिमाग में जो आइडियाज हैं, आपके दिमाग में जो पर्सपेक्टिव्स हैं, वो चीजों को क्रिएट कराते हैं, एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका क्या व्यू पॉइंट है किसी एक्स टीचर को लेकर, तो आप खुद सोचो कि एक स्टूडेंट कह सकता है कि भाई टीचर तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। किसी दूसरे बच्चे से पूछो, वो कहेगा कि भाई नॉट गुड, मजा नहीं आ रहा।
सो फ्रॉम वेयर आर दीज थिंग्स कमिंग फ्रॉम, ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही हैं? ये चीजें निकल के आ रही हैं आपके माइंड से, आपके आइडिया से। आपने क्या पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है। अब वो पर्सपेक्टिव आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है या आपकी लिमिटेड अवेयरनेस के बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई बार जब मैं डिटेल में क्वेश्चंस कराता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो, इतना डिफिकल्ट तो पेपर ही नहीं आता। फिर वही स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आते हैं, वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो वापस आके कहते हैं कि सर पेपर तो आपने जो कराया था वो ठीक करा रहे थे, हम तो आसान आसान लगा के चले गए, अब तो हमसे सवाल नहीं हुए। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपके दिमाग में क्या है। सो आइडियलिज्म कहता है कि भाई जो दिमाग में है, माइंडसेट में है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसको डेवलप करने की जरूरत है, नर्चर करने की जरूरत है। ठीक है, ट्रू आइडियाज आर ऑनगोइंग यूनिवर्सल कांस्टेंट, सो लर्नर्स कैन डिस्कवर नॉलेज बट नॉट नेसेसरली क्रिएट इट। अब देखो, आप अगर लिमिटेड पढ़ाई करके जाओगे, खुद सोचो कि आप सिर्फ पास्ट ईयर्स पढ़ के चले जाओगे या जो सिर्फ पास्ट ईयर्स में कंसेप्ट्स आए वो पढ़ के चले जाओगे, तो आपके दिमाग में जो आइडियाज और अवेयरनेस होगी वो बहुत लिमिटेड होगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे कोई नया कंसेप्ट आएगा या जैसे किसी नए टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो आइडिया क्या है कि अपने आइडियाज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज द ब्रॉड आइडिया गिवन बाय प्लेटो। ठीक है, एक एग्जांपल भी दे देता हूं, रोल मॉडल प्रोफेसर। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने अपना मॉडल ऑलरेडी चुन रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं चुना होगा, कुछ लोगों ने चुन रखा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे पता था द मोमेंट आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, यार मैं इस टीचर की तरह बनना चाहता हूं। अगर मुझे, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाना है, आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ मेंटर, तो मैंने अपना रोल मॉडल चूज कर लिया था कि यार मुझे इसके जैसा बनना है, इस एक्स प्रोफेसर के जैसे बनना है। और ये कहां से आया, उनकी कुछ क्वालिटीज मैंने देखी, उनके कुछ आइडियाज मुझे अच्छे लगे, उनका विजन मुझे अच्छा लगा, उनका स्टूडेंट को हैंडल करने का तरीका अच्छा लगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेयर, दीज आर इन माय माइंड। हो सकता है सीएम टीचर किसी को अच्छा ना लगता हो, खड़ूस लगता हो, कह रहे ये तो डांटते हैं, ठीक है, बट शायद मैंने उनमें कुछ देखा जो मेरे आइडिया से रेजोनेट किया और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इनको अपना आइडल बनाना है, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं। ठीक है, सो दैट इज द होल फिलॉसफी बिहाइंड प्लेटो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एग्जांपल्स याद रखिएगा और ये कीवर्ड याद रखिएगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नेचुरलिज्म गिवन बाय रॉसो। अगेन अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी। और कहीं पे भी आपको लगे कि आपको दो फिलॉसफीज के बीच में अंतर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेचुरल ग्रोथ एंड लर्निंग, नेचर। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था 4 साल के बच्चे का। ठीक है, आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। 4 साल के बच्चे का एक वीडियो देख रहा था। आई डोंट नो कौन सा टीवी सीरीज आ रहा था या कौन सा सीरियल आ रहा था, आई थिंक सारेगामापा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जहां पे एक 4 साल का बच्चा हारमोनियम बजा रहा था और हारमोनियम बजाने के साथ गाना गा रहा था। नाउ जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि भाई 4 साल का बच्चा हारमोनियम और गाना कैसे गा सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को, उनके फादर को, ठीक है, बेसिकली उनके फादर को हारमोनियम बजाने का शौक था, और जब वो 2 साल का था, ठीक है, तो वो उनके फादर को बस हारमोनियम बजाते हुए देख के ही स्टार्टेड पिकिंग इट अप, और वो प्ले करना शुरू कर दिया। मतलब 2 साल के बच्चे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आता है, और उनके फादर ये कह रहे हैं कि जब ये 2 साल का था तब से इसने पियानो उठा के बजाना हारमोनियम उठा के बजाना शुरू कर दिया था। सो ये जो एस्पेक्ट्स है, कुछ एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में होंगे जो नेचुरली आएंगे, आपको सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके उससे डेवलप और नर्चर करना पड़ता है। डजंट मैटर कि वो दूसरों को पसंद आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नेचुरल इंस्टिंक्ट सिंगिंग होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट स्पोर्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सचिन तेंदुलकर सर के बारे में बात करें तो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्रिकेट। ऐसे लता मंगेशकर जी की बात करें तो उनकी वॉइस इतनी अच्छी है, ठीक है, कि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट सिंगिंग था। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जहां पे हमें उनका नेचुरल टैलेंट आइडेंटिफाई करना होता है और नर्चर करना होता है। अब अगर इसको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेसिक फंडा यही है कि उसके नेचर को आइडेंटिफाई करो, नेचुरल स्किल्स को आइडेंटिफाई करो और उसको ग्रो करने दो, उसको नर्चर करने दो। दैट इज गोइंग टू बी द ब्रॉड आइडिया। नेचुरल इंस्टिंक्ट को अगर आपने आइडेंटिफाई करके पैशन बना लिया तो आप वंडर्स कर सकते हो लाइफ में। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने एक मूवी का, तारे जमीन पर, जिसमें आमिर खान था। आपसे आपको याद होगा कि वो जो पर्सन था, आई थिंक दर्शील वाज द एक्टर जो एक्टिंग कर रहे थे उसमें, उनको पढ़ने को बोला जाता था। वो उनको एक प्रॉब्लम थी जिसको बाद में रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। पर उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या था, आई एम श्योर आपको पता है, ही वाज अ नेचुरल पेंटर। बहुत ही छोटी उम्र से वो बहुत अच्छी पेंटिंग करने लगते थे। पेंटर मतलब वो दीवार वाला नहीं, आर्टिस्ट वाला, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेचुरलिज्म आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज रियलिज्म गिवन बाय एरिस्टोटल, अगेन अ वेरी वेरी फेमस फिलोसफर। अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, कुछ चीजें आपके माइंड में रहेंगी
और कुछ चीजें रियलिटी में रहेंगी। अब हम सबको नेचुरल एज ईगो इंस्टिंक्ट, हमें ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा वही सही है, जो हमने किया वही सही है। तो जो हमारे माइंड में ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल रियलिटी हो। इट कैन डिफर फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी। हो सकता है वो सिर्फ हमारे दिमाग में हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर पेपर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यूजीसी नेट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर, 3 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मैं कुछ दूसरे स्टूडेंट से मिलता हूं, ठीक है, वो भी उन्हीं की तरह होते हैं, किसी टीयर 2 सिटी से होते हैं, ठीक है, किसी एवरेज कॉलेज से पढ़े होते हैं, ये नहीं कि कोई हाई फाई कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और वो आगे कहते हैं सर पेपर हमें इजी लगा, बस हमने सिस्टमैटिकली पढ़ाई करी और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी। दो चीजें, सिस्टमैटिक रहे, हम पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और दूसरा सर कंसिस्टेंटली पढ़ देते। ये नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, परसों पढ़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये काम नहीं कर रहे थे। सो द आइडिया इज कि जो आप सोच रहे हो और जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें डिफरेंस हो सकता है। एंड द आइडिया शुड बी, फिलॉसफी शुड बी कि आप कोशिश करो कि आप अपनी फैंटेसी रोजी वर्ल्ड से निकल के रियलिटी में जाने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और एक बड़ा अजीब से सवाल पूछते हैं, सर 5 साल के पास्ट ईयर लगा लें, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब कहने को तो मैं उनको कह सकता हूं, ठीक है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। अगर ये सवाल आपने मुझसे 2015 में पूछा होता या 2016 में पूछा होता तो मैं ऑनेस्टली ये जवाब दे देता, क्योंकि मैं कोई जानबूझ के झूठ थोड़ा ना बोलूंगा आपसे। तो अगर आपने मुझसे उस समय पूछा होता तो मैं शायद ये कह देता, क्योंकि उस समय पास्ट ईयर रिपीट हुआ करते थे। अब आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको कंसेप्ट रिपीटेड मिलेंगे, बट क्वेश्चन ऐसे जलेबी की तरह घुमावदार मिलेंगे, जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि अच्छा उसी कंसेप्ट से आया, ठीक है। सो जब तक आप कंसेप्ट को पकड़ के नहीं चलोगे, कंसेप्ट क्लियर करके नहीं चलोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो रियलिटी का बेसिक फंडा यही है कि उन एलिमेंट्स पे फोकस करो, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड, जो आपको हेल्प करे। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक मेथड क्या है? डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल क्या है? यूजीसी नेट, डिफिकल्ट और इजी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हुए चले जाओगे तो आपको आसान लगेगा, और अगर सिर्फ क्वेश्चन लगाओगे, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। सो आइडिया शुड बी टू गेट इनटू द रियलिटी एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, आई होप क्लैरिटी आ गई। लेट्स मूव टू द लास्ट फिलॉसफी। 6 फिलॉसफीज हैं इन ऑल, ठीक है। उसके बाद विल मूव टू द क्वेश्चंस। द नेक्स्ट फिलॉसफी इज प्रैग्मैटिज्म। अब प्रैग्मैटिज्म जो फिलॉसफी है, दैट वाज गिवन बाय जॉन डीवी। अब प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी का मतलब क्या है? बीइंग प्रैक्टिकल इन लाइफ। आई एम श्योर आपके कुछ दोस्त होंगे जिनको आप बोलते होंगे कि यार तू तो बड़ा इमोशनल है, और कुछ दोस्त आपको हो सकता है बोलते हो, या आप अपने किसी फ्रेंड्स को बोलते हो कि यार ये तो बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में। अब प्रैक्टिकल है लाइफ में का क्या मतलब होता है कि आप समझो कि लाइफ में एक्चुअली चीजें वर्क कैसे करती हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो ना, तो हमें सारी चीजें अपने प्लेट पे मिल जाती हैं, भाई पेरेंट से पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, सारी फीस पे हो जाती है, जितनी भी हमारी जरूरतें हैं सब कंप्लीट हो जाती हैं, सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ तो बहुत ही सिंपल है, लाइफ तो बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है। वहीं जब आप जॉब मार्केट में जाते हो, लेट से आपने पीएचडी कर ली, लेट से आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप जब मार्केट में जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि यार यहां तो कितनी सारी चीजें हैं जो साथ में वर्क कर रही हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, एकेडमिक्स भी अच्छे होने चाहिए, और थोड़ा बहुत जान पहचान भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग भी होनी चाहिए। सारे कॉम्बिनेशंस जब सही बैठेंगे, बैलेंस बैठेंगे लाइफ में, तब जाके जॉब लगेगी, वरना जॉब नहीं लगने वाली, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आइडियली हमारे दिमाग में होता है कि बस एग्जाम क्वालिफाई किया और कल से हमारी जॉब लग जाएगी। लोग तो हमारे घर आएंगे, कहेंगे कि जी आइए हमारे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करिए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं वर्क करती, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज अराउंड इन द मार्केट, ठीक है। अब मैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट से बोलूं, सिमिलरली हमें लगता है कि हमने एग्जाम जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, हमें स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मार्केट में जाके इंटरव्यू दो, पीएचडी का पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स आते हैं और उसमें से 90% रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करने से भी काम नहीं होगा, उसके बाद प्रपोजल बनाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, और वो चीजें सीखने की कोशिश करो जो लाइफ में प्रैक्टिकल काम आए। सब्जेक्ट्स जो पढ़ भी रहे हो एग्जाम के लिए, वो इस तरीके से मत पढ़ो कि बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि कल अगर इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाओगे तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और इसी का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, थ्योरी तो पढ़ाते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल इनसाइट्स भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब काम करना कैसे है
वो भी पढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन है, मैंने इलेक्ट्रिशियन को डायरेक्ट करंट, इनडायरेक्ट करंट सब कुछ पढ़ा दिया, रेजिस्टेंस वगैरह सब पढ़ा दिया, ठीक है। बट मैंने उसको ये नहीं सिखाया कि भाई तार कैसे जोड़ते हैं या तार को ठीक कैसे करते हैं अगर कुछ खराबी आ गई है। सो मार्केट में जाके क्या कर पाएगा, अपने अपने सिर्फ इंटरव्यू की स्किल्स के अंदर सिर्फ अपनी नॉलेज थोड़े ना बता देगा कि मुझे सारी चीजें पता है। सो वोकेशनल ट्रेनिंग जहां पे स्किल सिखाई जाए विच मेक्स पर्सन रेडी फॉर द जॉब, रेडी फॉर द मार्केट वेयर ही कैन लुक फॉर द जॉब्स, ठीक है। सो वो सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर आती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे हमारी 6 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज कवर हो गई है। इफ आई सी द टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। सो 20 मिनट के अंदर हमने 6 इंपॉर्टेंट फिलोसफी कर ली है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% टीचिंग फिलोसफीज के मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। अब बहुत ज्ञान हो गया, अब देखते हैं कि ज्ञान का आपने लाभ उठाया कि नहीं उठाया, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। The philosophy which focuses on providing a well-suited environment for learning for the students is derived from which philosophy? बिल्कुल कीवर्ड्स पे सवाल पूछे जाते हैं, कोई घुमा के नहीं, और कितने भी घुमा के पूछे जाए अगर कीवर्ड्स पता है यू विल बी एबल टू पिक अप, ठीक है। हमारा कीवर्ड क्या है, वेल सूटेड एनवायरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इज इट आइडियलिज्म? नहीं भाई, आइडियलिज्म तो माइंड के बारे में बात कर रहा था। रियलिज्म रियलिटी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। ह्यूमनिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। और ह्यूमनिज्म किस चीज के बारे में बात कर रहा था कि भाई सही इन्वायरमेंट को, ठीक है, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो और उसको सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग करने दो। अब आपको अगर चारों कीवर्ड्स पता है तो आपको आंसर पता होगा। द आंसर इज गोइंग टू बी ह्यूमनिज्म, ठीक है। आई कैन सी आंसर्स कमिंग अप इन द कमेंट सेक्शन। देखो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने से घबराया मत करो, आंसर गलत होते हैं, होने दीजिए गलत। आज गलत हो रहे हैं, कल ये एक्सपीरियंसेस बन के सही होने लगेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगेन, एंड सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आईएसबी हैदराबाद वेरी वंडरफुल एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट अगर आपको एमबीए करना है, ठीक है। मुझे अगर मेरी मानो तो आईएम से भी बेटर है ये। फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विच मेक स्टूडेंट्स रेडी फॉर द जॉब मार्केट इज बेस्ड अपॉन विच फिलोसफी। क्या बोल रहे हैं हम, रेडी स्टूडेंट्स फॉर द जॉब मार्केट, स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट के लिए रेडी करता है। कौन सी फिलोसफी बेस्ड है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। अभी जस्ट हमने पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर दे पाओगे। प्रैग्मेटिज्म इज रिलेटेड टू जॉब्स स्किल्स, जो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, रियल लाइफ में काम आती है, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सम पीपल, कुछ लोग गांधी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, एंड सम पीपल फाइंड भगत सिंह जी प्रिंसिपल्स रेलेवेंट, उनको उनके प्रिंसिपल समझ में आते हैं, उनके वक्तव्य से रुचि रखते हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। ये जो डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, वो किस फिलॉसफी पे बेस्ड हो सकता है। इज इट आइडियलिज्म, इज इट रियलिज्म, इज इट ह्यूमनिज्म और इज इट प्रैग्मेटिज्म। सोच समझ के जवाब देना। लोगों की सोच के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के माइंड सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी माइंड के बारे में बात करते हैं, थॉट्स के बारे में बात करते हैं, पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, कौन सी फिलॉसफी की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियलिज्म, ठीक है। सो थर्ड और सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। उसके पहले अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। हमने आपके लिए एक और चैनल बनाया है, ठीक है, अनुज जिंदल बाय यूजीसी नेट, ठीक है। उस पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं विच कैन हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर द एग्जामिनेशन। और इस चैनल पे मैं और हरनीत सर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपसे 5 बजे मुलाकात करते हैं, जहां आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, देन वी मूव टू द क्वेश्चंस। तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, ठीक है। आगे चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। PhD is the best example of which of the below mentioned philosophies in terms of learning। अगर हम फिलॉसफी के बारे में बात करें, if you talk about PhD, तो PhD किस फॉर्म ऑफ फिलॉसफी से मेजरली डिराइव होता है, ठीक है। Is it getting derived from idealism? Is it getting derived from realism? Is it getting derived from humanism or is it getting derived from pragmatism? सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो पीएचडी में खुद सोचो कि क्या होता है, मतलब लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। इट इज मेजरली अ काइंड ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। लो कीवर्ड भी दे दिया आपको। क्यों? प्रॉब्लम खुद खोजनी है, डेटा खुद कलेक्ट करना है, ठीक है, पेपर लिखना खुद है, उसको पब्लिश खुद कराना है। सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है आपके सुपरवाइजर से और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी ह्यूमनिज्म।
समझ में आ रहा है क्यों ह्यूमनिज्म हो रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? कीवर्ड समझ में आ रहा है? कीवर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलें, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। As learners develop, they become better in identifying relevant information, classifying it mentally, weaving it into sophisticated systems of thought that incorporate multiple simultaneous ideas. This is based upon a very tricky question, I would say. Very, very tricky question. थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया है, बट मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूर्ण भरोसा है कि वो इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, और सही आंसर कहां देना है? सही आंसर देना है जी कमेंट सेक्शन के अंदर। आइडियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ह्यूमनिज्म है, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एज यू डेवलप, यहां पे देखो कीवर्ड यहीं पे, एज लर्नर्स डेवलप दे बिकम बेटर आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास आती जाती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होती जाती है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई होप इतना हिंट आपके लिए काफी है, तो मैं इंतजार करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, प्लीज नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ आती है वी आर गोइंग टू शॉर्टली नोटिफाई यू ऑन द सेम। अपनी तैयारी पे फोकस करिए, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। जितना आप सोच रहे हो, जितना आप उम्मीद कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते जाएं ताकि आपकी तैयारी मैक्सिमम हो सके। क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं तो हम उसको डिटेल में कवर करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए और टॉपिक भी क्लियर हो गया। और कोई भी टॉपिक ना समझ में आए ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। सोच के मत बैठे रहना कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे। बाद में पूछ नहीं पाओगे, सब कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर लगता है कि थोड़ी सी भी इन सेशन से आपकी हेल्प हो पा रही है, बिकॉज हम काफी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक समझाने में, देन क्वेश्चंस पढ़ाने में। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। अगर आपके दिमाग में है कि सर ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, कराएंगे एग्जाम टाइम के पास कराएंगे, जब एग्जाम आपका बहुत पास होगा, जब रिविजन्स कराएंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो। फ्री में क्लासेस हो रही हैं, आपके काम के लिए हो रही हैं। ठीक है, और यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर लगता है कि कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, हमारा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आता है, ठीक है, तो यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 9999466225। ठीक है, इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.anujindal.in, और हमें ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर लगे कि खुद से तैयारी करना चाहते हो, कोर्स में एनरोल करके तैयारी करना चाहते हो, तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो कोर्सेज जानेगा। ठीक है, चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लेट मी नो फॉर एनी फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।